हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप 2 बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, सारे बच्चे लाइक जरूर करें, प्रेस करें सब्सक्राइब बटन को, और साथ ही साथ जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है अपने। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जो सामान को इधर उधर लेके जाने में काम करती है। और इस कंपनी का नाम क्या है? फेडएक्स। तो इसके नए सीईओ बनाए गए हैं इंडियन अमेरिकन राज सुब्रमण्यम। तो आंसर क्या होगा? सीईओ होगा। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ के पास थी, जो सीईओ भी थे और साथ में चेयरमैन का पद भी इनके पास था। और जो फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इन्होंने ही इस कंपनी की स्थापना की थी। ये फाउंडर भी हैं फेडेक्स के, और 1971 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। लेकिन अब सीईओ का पद जो है वो राज सुब्रमण्यम के पास चला गया, तो चेयरमैन जो है वो इस कंपनी के फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ ही रहेंगे। तो याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने फेडेक्स को 1991 में ज्वाइन किया था मार्केटिंग रोल्स के अंदर। लेकिन बाद में जो है वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर भी बना दिए गए थे। और जो आप कह सकते हो कि राज सुब्रमण्यम हैं, उन्होंने फेडेक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लगाया गया था उनको 2020 में, और बाद में प्रेसिडेंट और सीईओ लगाए गए थे फेडेक्स एक्सप्रेस के, जो कि कनाडा में इनकी सब्सिडरी है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको स्लाइड से ही बन सकता है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको लंबे समय तक क्वेश्चन जो है वो याद रह सकता है। तो एक ही क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में 20th एडिशन जो है वो वरुणा एक्सरसाइज का हुआ है, जो कि एक नेवी की एक्सरसाइज है। देखो, 2 चीजें इस क्वेश्चन में, 2 बतानी है। पहले आपने जो याद रखना है, पहला पॉइंट जो याद रखना है वो है इस एक्सरसाइज का नाम, वरुणा एक्सरसाइज। ये 20th एडिशन है, ये याद रखना है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। दूसरा, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? ये हुई है दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो एक तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। और तीसरी यहाँ से चीज है कि ये कौन सी जगह पे हुई है? ये हुई है अरेबियन सी में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। तो इन तीनों चीजों के बगैर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक इसमें पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि ये किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की एक्सरसाइज है। तो वरुणा एक्सरसाइज 20th एडिशन है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है, अरेबियन सी में हुई है, और नेवी की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों कंट्रीज की नेवीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। उसके अंदर शिप्स, सबमरीन्स, आप कह सकते हो पनडुब्बियां हैं, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो आप कह सकते हो कि जितने भी ये यूनिट्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मैरीटाइम ऑपरेशनल स्किल्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज करेंगे। दोनों कंट्रीज में म्यूचुअल रिलेशंस जो हैं वो इंप्रूव होंगे। साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी भी जो है वो इंप्रूव हुई। खास करके इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7616.6 किलोमीटर की, उसमें सिक्योरिटी जो है वो क्या होगी? यहाँ पे इंप्रूव होगी। और ये दोनों कंट्रीज जो है वो पीस, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। और एक्सरसाइज जो है वो आप कह सकते हो अलग अलग ऑपरेशनल लेवल पे की जाती है, ताकि दोनों कंट्रीज की नेवीज में अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। कल को कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो कोई भी दोनों ये कंट्रीज जो है वो उसको मिलके जो है वो खत्म कर सके। अगर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होगी तो आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो। और वरुणा एक्सरसाइज जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सीख सकें। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो अलग अलग कंट्रीज की तरफ से लिया जाता है कि हम आर्मीज, नेवीज या एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइजेस करवाएं। तो ये फ्रांस के साथ है, और इंडियन नेवी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो एडमिरल आर हरि कुमार, याद रखोगे, आर हरि कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक समिट जो है वो कौन सी एड्रेस की है, मतलब अटेंड की है, क्योंकि ये वर्चुअली हुई थी, और इसको किस कंट्री ने होस्ट किया है? अगर आपको ये पता है कि कौन जो है वो बिम्स्टेक का करंटली चेयरमैन है, तो आप आंसर दे सकते हो। करंटली का मतलब है आप कह सकते हो कि सितंबर 2018 से लेके मार्च 2022 तक, क्योंकि आज की डेट में वो चेंज हो चुके हैं, अप्रैल हो चुका है। तो सितंबर 2018 से लेके मार्च 2022 तक जो है वो बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी? वो थी श्रीलंका के पास। तो बाय डिफॉल्ट ये मीटिंग कहाँ पे हुई होगी? श्रीलंका। और श्रीलंका वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये 5th बिम्स्टेक समिट थी। तो याद रखना है बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल, बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल,
आई का मतलब है इनिशिएटिव, एम का मतलब है मल्टी सेक्टोरल, एस का मतलब है सेक्टोरल, टी का मतलब है टेक्निकल, ई सी का मतलब है इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो मतलब हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली कंट्रीज जो हैं वो इसका हिस्सा होंगी। बिम्स्टेक के बारे में बताऊंगा, लेकिन याद रखना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5th बिम्स्टेक समिट को अटेंड किया है, उसको एड्रेस किया है, और ये कहां पे हुई है? कोलंबो, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका प्रेसिडेंट था मार्च 2022 तक, और ये मीटिंग मार्च के एंड में हुई है। और आप कह सकते हो कि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो है वो खास तौर से चर्चा की गई है, और इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो प्रोवाइड किया है। 1 मिलियन यूएसडी जो है वो बिम्स्टेक को देगा, ताकि अपने बजट के अकॉर्डिंग उन्होंने पैसा दिया है, क्योंकि हर कंट्री का एक बजट सेट होता है और वो पैसा देता है, लेकिन इसमें मेन मकसद जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो है वो ये पैसा दिया गया है। और इस बिम्स्टेक समिट का जो थीम था वो था टूवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। तो हम इकोनॉमी को भी अच्छा कर सके, हम एक क्लाइमेट रेजिलियंट जो है वो इन्वायरमेंट भी बना सके, मतलब हम इन्वायरमेंट को भी खराब ना हो और लोगों को भी हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करें। और ये खास इनिशिएटिव जो लिया गया है वो 25th ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट था बिम्स्टेक का, मतलब 25th एनिवर्सरी जो है वो हम मना रहे थे, सिल्वर जुबली एक तरह से बिम्स्टेक की मना रहे थे, क्योंकि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। और अब मार्च 2022 में अगर श्रीलंका की चेयरमैनशिप खत्म हो चुकी है, मतलब अभी तो अप्रैल आ चुका है, तो अप्रैल 2022 से लेकर 2023 तक जो है अब ये चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी? थाईलैंड के पास। याद रखना है बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप किसके पास चली गई है? थाईलैंड के पास चली गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने खास तौर से याद रखने हैं। बिम्स्टेक क्या है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। दूसरा, बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास है। तीसरा, बिम्स्टेक के अंदर जो है वो कौन सी मीटिंग थी, ये इसका थीम जो है वो याद रखना है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 7 मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, इसमें नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है, मतलब बे ऑफ बंगाल वाली कंट्री जो है वो इसमें है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ताकि जुडिशियल ऑर्डर को तेजी से हम जो है वो क्या कर सके? ट्रांसमिट कर सकें, तेजी से दे सकें। क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था जुलाई 2021 में, जो अलग अलग न्यूज चैनल की तरफ से दिखाया गया कि कोर्ट की तरफ से रिलीज ऑर्डर जो है वो दे दिए गए हैं उस कैदी को छोड़ने के, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ा गया। काफी दिन तक वो फिर भी जेल में रहा, क्योंकि ऑर्डर जो हैं वो एज सच वहां तक नहीं पहुंच पाए थे टाइम से, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई। तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाएगी, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिकली हम ऑर्डर्स को ट्रांसफर कर सकें। तो अब इन्होंने उद्घाटन किया एक सिस्टम का जिसका नाम है फास्टर। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। फास्टर का मतलब है फास्ट एंड सिक्योर्ड, FAS का मतलब है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑर्डर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो NV रमाना जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो आप देख सकते हैं NV रमाना जी, उन्होंने इस फास्टर इनिशिएटिव का उद्घाटन किया 31 मार्च 2022 को। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जो टेम्परेरी ऑर्डर्स हैं दिए जाते हैं कोर्ट की तरफ से वो ट्रांसफर हो सकते हैं। स्टे ऑर्डर्स, आप बेल ऑर्डर जो भी ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं जो भी कंसर्न अथॉरिटी को, तो इलेक्ट्रॉनिकली ही उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसको बहुत तेजी से इस नेटवर्क का निर्माण किया गया और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से इसका निर्माण किया गया है। तो बहुत ही क्विक और सिक्योर तरीके से ऑर्डर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगर कोई भी कैदी है, अगर उसको रिलीज करना है तो उसमें डिले हो रहा है, अब वो यहाँ पे नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है जब बेल देनी है या कुछ भी करना है तो वो आराम से आप ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट आपने नाम ही याद रखना है, फास्टर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस की किस तरह से, जो सिक्योरिटी क्राइसिस है पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो उसको किस तरह से हैंडल किया और क्या वो टाइम था, उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स रहे सरकार के, वो इस बुक के अंदर लिखा हुआ, इसलिए लिखा हुआ है क्रंच टाइम। ये नाम याद रखना है। और ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। तो याद रखना है, एक सोशल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी, उन्होंने बुक लिखी है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, और ये रूपा पब्लिकेशन की तरफ से इस बुक को पब्लिश किया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्रंच टाइम नाम से ये बुक लिखी गई है। लेकिन ये बुक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक का उद्घाटन जो है वो मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। मीनाक्षी लेखी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, उन्होंने इस बुक का उद्घाटन किया है। और इस बुक के अंदर स्पेशली हाईलाइट किया गया है कि कैसे लोगों का विश्वास जो है वो मोदी जी ने बनाए रखा, किस तरह से कंट्री को प्रोटेक्ट मोदी जी करके रखेंगे, लोगों का विश्वास उनके ऊपर रहा, चाहे वो किसी भी तरह की एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट हो, चाहे चाइना के साथ हो। तो इसमें उनके डिसीजंस क्या रहे हैं मोदी जी के, क्या उन्होंने जो है
वो बाइलेटरल टॉक्स जो है वो जारी रखी, किस तरह से आगे बढ़ाया, तो वो सारा इस बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो श्री राम चौलिया ने इस बुक को जो है वो लिखा है, लेकिन मीनाक्षी लेखी जी ने इस बुक को रिलीज किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी सिटी में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है वो बनाया जाएगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया के अंदर, और ये कब तक जो है वो बना दिया जाएगा। दो चीजें फिर से इस क्वेश्चन में बतानी है। और दोस्तों ये है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जिसको आप MICT भी कह सकते हैं, और इसको 2024 तक बना दिया जाएगा, जुलाई 2024 तक जो है इसको बना के तैयार कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया के अंदर, जो ये इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है वो बनाया जा रहा है, जुलाई 2024 तक ये बन जाएगा। और ये सी क्रूज टर्मिनल जो है वो इंदिरा डॉक या BPX इंदिरा डॉक में जो है वो बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र भी याद रख सकते हैं। टोटल एरिया 4.15 लाख स्क्वायर फीट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल है जो इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है, जिसमें 2 क्रूज शिप्स जो है वो यहाँ पे एट ए टाइम जो है वो रुक सकती हैं, यहाँ पे काफ़ी देर तक ठहर सकती हैं। और इस टर्मिनल की कैपेसिटी जो बहुत ज़्यादा है, 200 शिप्स जो है वो एक साल के अंदर ये हैंडल कर सकते हैं, 1 मिलियन पैसेंजर एक साल के अंदर हैंडल किए जा सकते हैं। और इस टर्मिनल के अंदर टोटल 22 एलिवेटर लगाए गए हैं, 10 एस्केलेटर लगाए गए हैं, जो ये अपने आप जो सीढ़ियाँ चलती हैं उसको कहते हैं एस्केलेटर्स, तो वो चलते हैं इसके अंदर। और बहुत ही फेमस मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो है वो न्यूज़ के अंदर भी था कि बहुत बड़ी कार पार्किंग जो है वो बनाई जा रही है यहाँ पे। तो 300 कार्स की पार्किंग की जगह जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट टोटल 495 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि 303 करोड़ रुपए जो है वो इसमें मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दिए जाएंगे, और रिमेनिंग जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है ये मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है बनाया जा रहा है, 2024 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें खास करके हम पैसेंजर्स का ट्रांसफर तो हो ही सकता है, इसमें लॉजिस्टिक ट्रांसफर भी हो सकता है, लाइक सामान को भी इधर उधर भेजा जा सकता है, लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं। और ये एक बहुत फेमस क्रूज टर्मिनल होगा जिसमें इंटरनेशनल ट्रेवल बढ़ेगा, और साथ ही साथ आप कह सकते हो इसमें टूरिज्म भी जो है वो इंक्रीज होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है लामितीये 2022, या इसको लैमितीये 2022 भी कहा जा सकता है। तो आप कह सकते हो सबसे पहले आपने वही चीज़ें याद रखनी किसी भी एक्सरसाइज के बारे में कि कौन सा एडिशन, आजकल ये पूछा जा रहा है इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि एडिशन याद रखना है। ये 9th एडिशन है इस लैमितीये 2022 का। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई, ये इंडिया और सेशल्स के बीच में हुई। तीसरी चीज़ याद रखनी है कहाँ पे हुई, तो ये सेशल्स में ही हुई है, ये याद रखना है। तो ये 3 चीज़ों के साथ आपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो सेशल्स में ये एक्सरसाइज हुई है, सेशल्स के साथ हुई है, इंडिया और सेशल्स की, ये 9th एडिशन है। 22 मार्च को ये स्टार्ट हुई थी, 31 मार्च को ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई है। और ये इंडिया पैसिफिक रीजन में अपनी अपनी टेरिटरी को सिक्योर करने, और दोनों कंट्रीज कल को कोई इंडियन ओशन रीजन के अंदर या इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो दोनों कंट्रीज आपस में कॉपरेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया और सेशल के बीच में 9th एडिशन की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है लामितीये 2022, याद रखना ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और सेशल्स के बारे में याद रखें, सेशल्स की कैपिटल जो है वो विक्टोरिया है, सेशल्स के प्रेसिडेंट जो है वो वेवल रामकलवन है, वेवल रामकलवन, और करेंसी जो है वो सेशलियोस रुपी है, सेशलियोस रुपी। और आर्मी की एक्सरसाइज है क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो याद रखना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मनोज मुकुंद नरवाने जी है, मनोज मुकुंद नरवाने। इससे पहले हमने वरुणा एक्सरसाइज की थी, वो इंडिया और फ्रांस की थी, याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और वो कहाँ पे हुई है, अरेबियन सी में हुई है, कहाँ पे, अरेबियन सी में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन आप इस एक्सरसाइज के बारे में देख लें कि 10 दिन ये एक्सरसाइज चली, और इसमें अलग अलग मिलिट्री ड्रिल्स की गई हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस की गई हैं, ताकि इंडियन आर्मी और स्पेशल डिफेंस फोर्सेस के बीच में कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज हो सके, और दोनों कंट्रीज में बाइलेटरल रिलेशन तो इंप्रूव होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने जो है वो डेडलाइन बढ़ा दी है ताकि कैसेट स्वैप जो करना है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है एटीएम्स के अंदर, वो अब 1 साल और जो है उसको बढ़ा दिया है। तो आंसर क्या होगा, 31 मार्च 2023। तो इसको समझना बहुत जरूरी है खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए कि जो कैसेट्स हैं वो क्या होती हैं। तो आपको पता है कि एटीएम मशीन के अंदर ना कुछ ड्रॉर्स बने होते हैं। ड्रॉर्स का मतलब कुछ बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें करेंसी नोट्स रखे जाते हैं, जैसे इसमें 100 वाले रख दिए, इसमें 500 वाले रख दिए, इसमें 2000 वाले रख दिए। तो इन्हीं ड्रॉर्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं बॉक्सेस को क्या कहा जाता है, कैसेट्स कहा जाता है। और हर कैसेट के अंदर जो है वो एक डिनोमिनेशन के नोट्स होंगे, जैसे 100 वाले, 500 वाले और 2000 वाले। तो अब इन कैसेट्स को बदलना है क्योंकि अब नई कैसेट्स जो है वो इसमें लगानी है, लॉकेबल कैसेट्स जो है वो इसमें लगानी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स के अंदर। पहले ये डेडलाइन थी कि जितने भी एटीएम्स हैं उसमें ये बदल देनी है 31 मार्च 2022 तक। इनिशियल डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2021 तक थी,
फिर 2022 तक कर दिया, अब 2023 तक जो है वो कर दिया, क्योंकि अभी भी ये इनिशिएटिव पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत से बैंक्स और बहुत सी आप कह सकते हो कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है हमारी, उसकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी आरबीआई को, आरबीआई ने इसको मान लिया। अब 1 साल जो है वो इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। तो आरबीआई ने सारे बैंक्स को अब कह दिया कि लॉकेबल कैसेट जो है वो भाई 31 मार्च 2023 तक कर दो आप इसको, तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो टेक्निकली फिर नहीं आएगी। तो हर एटीएम के अंदर जो है वो आप कह सकते हो 3 सेट्स ऑफ 5 कैसेट्स होती हैं, मतलब 3 सेट का मतलब है 5 जो है वो कैसेट्स होती हैं एक एक डिनोमिनेशन के नोट्स की, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना है। एक ट्रांजिट के लिए, एक ब्रांच के लिए बेसिकली होता है, या एक कंपनी के लिए होता है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब 1 सेट एटीएम के अंदर लगता है, 1 एक ट्रांजिट के अंदर लगता है, और एक जो है वो लाइक ब्रांच के लिए होता है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन इतना टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं। और पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे दिसंबर 2021 के एंड तक 2,41,000 एटीएम हैं, जिसमें 2,11,000 बैंक के हैं, और इसमें जो 30,000 एटीएम हैं वो वाइट लेवल एटीएम है, मतलब आप कह सकते हो कंपनीज की तरफ से, कंपनीज के हैं, जो प्राइवेट कंपनीज के लगे होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नहीं है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और एचएसबीसी ने टाई अप किया है ताकि एक $100 मिलियन का पार्शियल गारंटी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर सके, ताकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पैसा दिया जा सके। तो इंपॉर्टेंट है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एचएसबीसी इंडिया के साथ टाई अप करता है कि 100 मिलियन पार्शियल गारंटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा सके। अब इसमें होगा क्या कि $100 मिलियन जो है वो लोन दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि आगे ये लोन प्रोवाइड कर सके। लेकिन इस लोन की पार्शियल गारंटी कौन देगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एचएसबीसी इंडिया के अंदर ये टाई अप हुआ है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का पहला एग्रीमेंट है एचएसबीसी के साथ। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो ऑलमोस्ट $30 मिलियन जो है वो फाइनेंस किया जाएगा और डिस्पर्स किया जाएगा 3 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो कि इंडिया के अंदर होंगे, और अप्रैल 2022 तक ये पैसा दे दिया जाएगा ताकि पार्टनरशिप आगे बढ़ सके। तो एचएसबीसी जो है वो अपना फाइनेंस जो है वो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करेगा या नॉन बैंक एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करेगा, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसमें पार्शियल गारंटी जो है प्रोवाइड करेगा। तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के टाइम पीरियड पे जो रूरल एरियाज में या कुछ लोगों को लोन प्रोवाइड किया वो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मदद की है। तो जो छोटी कंपनीज हैं, छोटे लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने वाली ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखना है, इसकी स्थापना जो है वो 1966 में की गई थी। इंडिया तब से मेंबर है, और इसकी टोटल मेंबर कंट्री 68 हैं। इसके हेड जो है वो मस्त सुगु हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नाबेट इंडिया और कौन सी कंपनी के बीच में पार्टनरशिप हुई है ताकि वुमेन हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम किया जा सके? तो इसमें जो ये कंपनी होगी ये तो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, और नाबेट इंडिया जो है अलग अलग तरह की वुमेन हेल्थ और वेलनेस इनिशिएटिव स्टार्ट करेगी, और ये है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, और नाबेट इंडिया जो अलग अलग तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, नाबेट इंडिया जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स को मैन्युफैक्चर करेगा अपनी ही फैसिलिटी के अंदर, अपने ही एरिया के अंदर, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो मशीनरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, मतलब एक तरह से फाइनेंस जो है वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस देगा। तो इस एग्रीमेंट के तहत नाबेट इंडिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, वो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा जो औरतें रूरल एरिया में रह रही हैं, और खास करके उनके हेल्थ और वेलनेस का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो इम्प्रूव हो सके। और ये सैनिटरी नैपकिन जो है वो जो वर्किंग औरतें हैं उनको दिया जाएगा, या स्कूल जाती हुई या कॉलेज जाती हुई जो लड़कियां हैं या गांव वाले लोग हैं उनको दिए जाएंगे, ताकि उनकी जो लाइफ है उसमें क्वालिटी जो है वो बढ़ सके। और नाबेट इंडिया जो है वो लाइवलीहुड स्कीम भी स्टार्ट कर रहा है ताकि रूरल औरतों को काम भी दिया जा सके, और जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो याद रखना है, नाबेट इंडिया और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बीच में ये टाई अप हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी स्टेट ने क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया? क्योंकि ये स्कीम ऑलरेडी चल रही है, और वो स्कीम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, चाहे वो वेजिटेबल से रिलेटेड है चाहे फ्रूट से रिलेटेड है, तो सरकार आपको कुछ पैसे जो है वो उसके बेसिस पे देगी। और ये पोर्टल लॉन्च किया हरियाणा, और हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जेपी दलाल जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है।
तो आप देख सकते हो हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल जो है वो लॉन्च करते हैं। तो इसके तहत जो है वो फार्मर्स को कुछ पैसे दिए जाएंगे अगर उनकी फसल जो है वो किसी खराब मौसम के कारण या कोई नेचुरल क्लेमिटी के कारण खराब हो जाती है। तो सरकार कितना पैसा देगी? 30,000 रुपये पर एकड़ जो है वो आपको पैसा मिलेगा अगर वो फसल कोई सब्जी से रिलेटेड है या मसालों से रिलेटेड है, और 40,000 पर एकड़ मिलेगा अगर वो फ्रूट आप कर रहे हो उस एरिया के ऊपर। मतलब अगर आपकी 3 एकड़ जमीन है और उसमें आपने फ्रूट्स किए हैं तो आपको 1,20,000 मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू सर्वे की कितना सर्वे के अकॉर्डिंग आपकी फसल नष्ट हुई। अगर 25% मिल जाएगा, 50%, 75% और 100% ये सर्वे में डिसाइड किया जाएगा कि कितनी फसल आपकी नष्ट हुई है। लेकिन इस इंश्योरेंस के तहत क्या किसान ने भी कोई पैसा देना है? किसान सिर्फ 2.5% जो है वो पैसा देगा। मतलब अगर वेजिटेबल और आप कह सकते हो स्पाइसेस का कुछ है आपके खेत के अंदर तो आपको 750 पर एकड़ के हिसाब से आपने प्रीमियम देना है। अदरवाइज फ्रूट्स में आपने 1,000 रुपये पर एकड़, लेकिन बाकी सारा पैसा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इस स्कीम के अंदर कितनी फसलें कवर होती हैं? 21 फसलें कवर होती हैं, जिसमें 14 जो हैं वो वेजिटेबल्स की हैं, जैसे कि टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट है, आप कह सकते हो इसमें ब्रिंजल है, ग्रीन चिल्ली है, तो ये सारी फसलें इसमें कवर होंगी। 2 इसमें मसालों की फसलें, एक तो टर्मरिक है, एक गार्लिक है, मतलब लहसुन है, और एक हल्दी है, और एक आपके पास 5 जो है वो इसमें फ्रूट्स हैं। तो ये 21 तरह की अलग अलग फसलें जो है इसमें कवर की गई हैं। तो इस पूरी स्कीम को मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा, इसको जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेगा। स्टेट लेवल पे कमेटीज़ बनाई जाएंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ बनाई जाएंगी जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाली ही आएंगी, तो वहीं इसके अंदर काम करेंगी। और यहाँ पे हम बात करें हरियाणा सरकार की, हरियाणा के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं मनोहर लाल खट्टर जी और ये हैं बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ के गवर्नर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड? तो आपने याद रखना है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही है, या महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी कह सकते हो, क्योंकि अप्रैल 2020 में जो है वो महिंद्रा ने अपना कुछ शेयर जो है वो बेच दिया था। 49% शेयर जो है वो मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया था, जो कि सिंगापुर बेस्ड फर्म है। तो 51% हिस्सा महिंद्रा का है और 41% हिस्सा जो है मनुलाइफ का, इसलिए इसका नाम जो है वो महिंद्रा मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। और सिंपली याद रखेंगे एंथनी हरेडिया जी जो हैं वो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको सिर्फ स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होंगे वो एंथनी हरेडिया होंगे। ये इससे पहले मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर भी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। अगला आते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंटीनास जो हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि चंद्रयान मिशन या आदित्य L1 मिशन जो इंडिया का होगा उसकी सही जानकारी जो है वो इसरो को दी जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो हमारी हेल्प कर रही है ताकि चंद्रयान 3 जो हम लॉन्च करेंगे, जो कि तीसरा मिशन है इंडिया का जो चंद्रमा पे भेजा जाएगा, तो उसमें अपने जो एंटीनास है उसकी मदद से जो है वो हर जानकारी इसरो को प्रोवाइड करेगा, खास करके इंडिया के 2 मिशन, एक चंद्रयान 3 और एक आदित्य L1। आदित्य L1 आपको पता होना चाहिए, ये जो है सूरज का मिशन है, और चंद्रयान 3 जो है वो नाम से पता लग रहा है ये चंद्रमा मिशन है। मतलब हम सरफेस ऑफ द मून, मतलब चंद्रमा की सरफेस के ऊपर हम अपना रोवर जो है वो लैंड करवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया जो है वो अब वहां पे पहुंच के अपना रोवर जो है वो लैंड करवाएगा, जो कि एक बहुत ही खुशखबरी होगी अगर वो सही तरीके से लैंड कर जाता है। और क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने मिशन भेजा था तो लैंड नहीं कर पाया था, उससे पहले ही आप कह सकते हो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था, लेकिन अब लैंड करवाने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो उसमें मदद कर रही है। और इसरो के बारे में याद रखना है, इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और इसके जो चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड टू एन हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ द नेट जीरो एमिशन कमेटी ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज? तो नेट जीरो एमिशन के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है, टोटल आप कह सकते हो 16 मेंबर कमेटी है। तो इसके नए मेंबर जो है वो कौन बनाए गए, इसमें कौन शामिल किया गया, वो है अरुणबा घोष। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, ए होगा। कौन है ये दोस्तों? सीईओ हैं कंपनी के जिसका नाम है CEEW, इसका मतलब काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। तो एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई इसी काम के लिए ताकि नेट जीरो एमिशन के ऊपर काम किया जा सके और अलग अलग कंट्रीज जो है वो इस टारगेट को अचीव कर सके। और एंथोनियो गुटेरेस ने खुद अपॉइंट किया है इन 16 मेंबर्स को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट का निर्माण किया जा सके जिसमें जीरो एमिशन के ऊपर फोकस हो सके।
नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट जो है वो है जापान की तरफ से दिया हुआ लोन। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है वो दी गई है, कितने रुपयों की, 312 बिलियन येन जो है वो दिए गए हैं, ताकि इंडिया में इन 7 प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जा सके, इनको खत्म किया जा सके। और 70 साल हो चुके हैं इंडिया और जापान के बाइलेटरल रिलेशन को, तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उस नज़र में रखते हुए उस चीज़ को तो ये लोन जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। ये याद रखना दोस्तों, इस लाइन को मिनामाता पूछा जाता है, खास करके मैंने बहुत बार देखा है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि मिनामाता कन्वेंशन जो किससे रिलेटेड है, मरकरी से रिलेटेड है। इंडोनेशिया और यूनाइटेड नेशन ने सपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा है कि बाली डिक्लेरेशन के थ्रू जो ग्लोबल इलीगल ट्रेड है मरकरी का उसको बंद करना होगा, तो उसको कहते हैं मिनामाता कन्वेंशन। तो ये मोस्ट रीसेंट ग्लोबल एग्रीमेंट है जो इन्वायरमेंट और हेल्थ के ऊपर हुआ है, क्योंकि ये 2013 में इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसको स्टार्ट किया गया है 2017 में। तो मोस्ट रीसेंट इन्वायरमेंट और हेल्थ से रिलेटेड जो कन्वेंशन हुई है वो मिनामाता कन्वेंशन है, मरकरी से रिलेटेड। और फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है जो 21st सेंचुरी में हुआ है, आप कह सकते हो, जो हेल्थ इश्यूज से लेकर जो मरकरी से रिलेटेड है वो किया गया है। तो मिनामाता कन्वेंशन जो मरकरी से रिलेटेड है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर है वो मालदीव्स और श्रीलंका गए हैं। तो सिंपली एक बात याद रखनी है सिर्फ कि सिर्फ ये मैरीटाइम नेबरर्स हैं इंडिया के, जो कि इंडियन ओशन रीजन में स्थित हैं, तो उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वहाँ पे पहुंचे थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8.45 लाख करोड़ रुपए जो है वो आप कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ में जो है वो बोरो करेगा आरबीआई से। आरबीआई से कंसल्टेशन हो चुकी है, तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि आप 8.45 लाख करोड़ रुपीज जो है वो हमसे बोरो कर सकते हो, आरबीआई से ले सकते हो। और ये फर्स्ट हाफ की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए आपने याद रखना है। तो सरकार अगर इतना पैसा बोरो कर लेती है तो ऑलमोस्ट ये 60% जो है वो कवर हो जाएगा, अगर फाइनेंशियल ईयर 23 के पूरे एस्टिमेट की बात करते हैं जितना उन्होंने आरबीआई से बोरो करना था। नेक्स्ट है हमारे पास कि फिन मैप को लाइसेंस मिल गया है 2 ऑर्गेनाइजेशन से। एक ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हमारे पास है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो इंश्योरेंस है या बाकी इंश्योरेंस है वो बेचे जा सकें। तो अब फिन मैप को ये लाइसेंस मिल गया कि वो इंश्योरेंस बेच सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकता है कस्टमर्स को या वेरीफाइड सेलर्स को, ताकि वो अपना कस्टमर बेस जो है वो एक्सपैंड कर सके। सिर्फ नाम याद रखना है, फिन मैप। नेक्स्ट, भारत डायनेमिक्स ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, तावाजून इकोनॉमिक काउंसिल, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से रिलेटेड है। ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए है, ताकि डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें जो है वो दोनों कंपनीज मिलकर जो है वो निर्माण कर सकें, और ग्लोबल लेवल पे जो भी रिक्वायर्ड है डिफेंस से रिलेटेड चीजें दोनों कंपनीज मिलकर जो है वो उस ग्लोबल डिमांड को पूरा कर सकें। नेक्स्ट आते हैं 1 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, व्हेन द बैंक्स आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट टू द डिपॉजिटर इट इज कॉल्ड। तो यार बहुत ही सिंपल है कि अगर बैंक पैसा नहीं दे पाता, जो पैसा लोगों ने जमा करवाया हुआ है बैंक में, तो एक तरह से आप कह सकते हो एसेट और लायबिलिटी में मिसमैच हो गया है। लायबिलिटी का मतलब जो बर्डन था बैंक के ऊपर जो पैसा लौटाना था, एसेट मतलब जो उनको पैसा आना था, तो आया कम और देने वाला ज़्यादा हो गया, तो मिसमैच हो गया, जिसके कारण जो पैसा नहीं दे पाए, इसको कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो याद रखना है, टेक्निकली इसको लिक्विडिटी रिस्क कहा जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, आईआरडीए का हेडक्वार्टर बताना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, लेकिन अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं रहना, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।